बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसका पार्ट जो है वो हम सेकंड करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, टेंशन दिमाग से निकाल दें। कितने कमेंट मिलते हैं, कितने मैसेजेस मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन 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 हाइड्रोकार्बन। अरे भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो। आप डॉक्टर इंशाल्लाह बनेंगे, एमडी कैट का टेस्ट भी पास करेंगे, केमिस्ट्री मुसीबत बनेंगे, इस मुसीबत से निपट लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको फ्रेश होना ज़रूरी है, ठीक है। आसान काम नहीं है, जानता हूँ। एमडी कैट, इसके अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स जो भी हैं, खेल तमाशा नहीं है। लेकिन थोड़ा हौसला रखें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, मुस्कुराते रहें। चुटकियों में समझा देंगे आपको। खैर चुटकियों में तो नहीं समझाएंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। और टेंशन दिमाग से निकालें। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं ये, कोई मुसीबत नहीं है, ठीक है। बड़ी मज़े की चीज़ें और हंसते खेलते हुए समझ में आ जाती हैं। बदकिस्मती हमारी बस ये कि क्या करें, इसको हमने अजाब बना दिया है। अजाब नहीं है यार, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे प्यारे सब्जेक्ट हैं। चलें शुरू करते हैं। क्विक बता दूं, पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, हक्कल्स रूल जो है उसको, उसके फार्मूले को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स को डिस्कस किया। ये हो गया। आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना, वो है ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये एक दो टॉपिक जो रह गए, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन है, इसको देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स, उसके बाद ये रिएक्टिविटी। बुक के मुताबिक चलता हूँ मैं, देखें पेज नंबर 103 104 पे आप आ जाएं। अच्छा, रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद जो है पेज नंबर 105 पे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। नोट करें बस लेक्चर को, मेरे साथ रहें, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अब जब अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के हैं। अगर पहला वाला देखें, स्टार्ट किससे होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास ईथेन है, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है। ईथ बोलें तो 2 कार्बन और उसके साथ 6 हाइड्रोजन, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन जो है ये देख लेते हैं, इसमें सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन वही फर्स्ट ईयर को ज़रा ध्यान से आपने नहीं पढ़ा, उसके अंदर एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला। इसको क्विकली जो है आपके दिमाग में दोबारा लेके आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको ज़रा समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है भाई इस प्रोसेस के अंदर? केमिकल बॉन्ड बन रहा है भाई। नहीं, केमिकल बॉन्ड तो बाद में बनेगा, केमिकल बॉन्ड जो बाद में बनेगा। इसमें क्या हो रही है? इसमें मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग हो रही है, किसकी मिक्सिंग हो रही है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। किसके ऑर्बिटल्स की? सेम एटम की। सेम एटम मतलब जब हम कहते हैं ना कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो हमारे जहन में फ़ौरन 2 एटम आ जाते हैं। 2 एटम आपस में मिल रहे हैं। अरे नहीं भाई, 2 एटम जो आपस में मिल रहे हैं वो मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन उससे पहले हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कार्बन को ले लें, और कार्बन के अंदर आपको पता है कितने होते हैं? 6 एटम होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1s2 2s2 2p4। अब ये पहला शेल है, कौन सा वाला? के। और इसका एस का मतलब ये है कि इसका पहला सब शेल है, ठीक है, एस वाला। और इसको मैं अगर इस के अंदर ये जो ऑर्बिटल है उसको मैं ऐसे बना दूं तो ये पहला शेल हो गया। पहले शेल के अंदर पहला सब शेल एस हो गया। और ये क्या हो गया? डब्बा जो नज़र आ रहा है ये इसका ऑर्बिटल हो गया। क्या है ये? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस होता है। बस आसान लफ्ज़ों में
ऐसा स्पेस जहाँ पर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। ऑर्बिटल क्या है, वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। और ये रहा वो ऑर्बिटल, ये रही वो जगह, ये रहा वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। ये दो उल्टे तीर जो है ये बता रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, और इनको उल्टा क्यों बनाया, इनकी स्पिन की वजह से, ठीक है भाई। तो अगर अब यहाँ 1s2 आपको सामने नज़र आ रहा है तो इसको ज़रा समझें कि ये बोल क्या रहा है। 1 का मतलब ये है कि भाई पहला शेल है, और वो कौन सा है, K है। S का मतलब क्या है, पहले शेल का पहला सब शेल जो है, पहले शेल का पहला सब शेल जो S है उसकी बात हो रही है। और उस S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है जो कि मैंने ये बना दिया डब्बा, और 2 का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये उल्टे एरोज से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भी बता दिए। ऑर्बिटल का भी मैंने बता दिया, वो स्पेस है ये रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। समझ आ गई बात। फिर क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे शेल की तरफ जाएंगे। 2 का मतलब दूसरा शेल, K के बाद कौन सा आता है, M के सॉरी L, K के बाद L। L के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, L के अंदर दोबारा ये सब शेल आएगा S, और P सब शेल भी आएगा। लेकिन S सब शेल जो है इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, जबकि P सब शेल होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये देखें, S के अंदर एक ऑर्बिटल, ये डब्बा जो है ये ऑर्बिटल है, और P के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात ज़हन नशीन करें आप, ठीक है। तो ये S वाला सब शेल जो है इसका ये जो ऑर्बिटल है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये लिखा हो। तो कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में गए हैं, दूसरे शेल के S सब शेल के अंदर जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मामला निमट गया, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं, 2p। 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 का मतलब ये है कि ये दूसरा वाला यानी कि L ही शेल है, और P का मतलब ये हुआ कि इस L शेल के अंदर जो है वो P क्या है, ये सब शेल है। और P के अंदर आपको पता है क्या होता है, सॉरी यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिखना। P के अंदर आपको पता है क्या होता है, P के अंदर जो है वो P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैंने बना दिए। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास हैं ही 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पहले शेल के अंदर सब शेल S के अंदर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद अगले शेल की तरफ गए, उसके अंदर जो एक सब शेल S मौजूद है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 4 हो गए टोटल। अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अल्टीमेटली इसी सब शेल के अंदर, इसी शेल के अंदर दूसरे सब शेल P की तरफ जाएंगे जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं। मतलब यहाँ इसके अंदर P सब शेल के अंदर ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते ही 2 हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपको 2 ये बता रहा है कि भाई इस P सब शेल के अंदर जो 3 हमारे पास ऑर्बिटल हैं उनमें से 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अब आप बोलेंगे 2 क्यों नहीं रखे, भाई 2 नहीं रख सकते, ये जो है वो एक अलग कायदा है। इसमें फिर ऑफ बॉआ प्रिंसिपल है, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो फर्स्ट ईयर का आ जाता है, उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो मैं कह रहा था कि ईथेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को समझना ज़रूरी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, मिक्सिंग हो रही है। क्या मिक्सिंग हो रहा है इसके अंदर, ऑर्बिटल्स मिक्सिंग हो रहे हैं, किसके, सेम एटम के। जैसे कि ये कार्बन को ले लें, और इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की देख लें तो ये हो गई। अब क्या है शर्त, ज़रा आप समझ लें शर्त। ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बना ही नहीं सकते, बॉन्ड बना ही नहीं सकते ये 2 कार्बन, अगर इन दोनों के पास हाफ
फिल्ड ऑर्बिटल ना हो। जी जनाब, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ना हो तब तक ये कार्बन जो है वो क्या नहीं कर सकते, बॉन्ड बना ही नहीं सकते। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, इसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा और इसके पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, तब जाके ये बॉन्ड बनाएंगे। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने कहा शर्त ज़रा समझ लीजिए। दो एटम बॉन्ड बना ही नहीं सकते जब तक के उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ना हो। इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जो है अगर बॉन्ड बनाना है तो इसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ऐसा जैसा ये, और इसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए जैसे कि ऐसा। और जब ये इनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल बनेगा वो फिल्ड होगा, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखें, ये मैंने बना दिए, जूम करके देखें ज़रा, ये और ये। अब ये जो ऑर्बिटल है ये जब ही बना है जब इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनता है तब जाके ये ऑर्बिटल बनता है, ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और ये बनने के लिए हाफ फील्ड होना चाहिए। एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये जो बना है ऑर्बिटल, ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का। क्लियर हो गई बात, टेंशन तो नहीं है। अच्छा, शर्त भूलिएगा नहीं, ठीक है, शर्त भूलिएगा नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी इसको देखा, कार्बन के पास एस में एक ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर दूसरे शेल के अंदर जाएं तो वहाँ एक सब शेल है एस, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर तीसरे सब शेल में जाएं तो वहाँ तीन ऑर्बिटल हैं और इन तीनों के भी नाम हैं इस पी की मुनासबत से। इसको हम कहते हैं पी एक्स, इसको हम कहते हैं पी वाई और इसको हम कहते हैं पी जेड। समझ आ गई बात। अब जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच गए, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ चले गए, दो बच गए। कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब मुझे बताइए कि ये कार्बन का एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। शर्त याद है, दो बॉन्ड बना सकता है। कितने, सिर्फ दो। वजह, इसके पास सिर्फ जो है दो ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ये दो बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, दो बॉन्ड बना सकता है। ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये मीथेन है। अच्छा, किससे बना है ये, आप बोलेंगे सर नज़र नहीं आ रहा कि सर कैसे सवालात पूछ रहे हैं। आसान सी बात है भाई, एक कार्बन ने चार बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बनाए, ऐसे यू यू यू, ऐसे ही। कुछ समझ आया, दिमाग की बत्ती जली, नहीं जली। ओ भाई, यहाँ पर अभी तो देखा है हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कार्बन के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ये रहे, एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ। तो यहाँ कार्बन ने चार बॉन्ड कैसे बना लिए, और बनाता भी है। एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं भाई चार बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि इसके पास तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब या तो पहली वाली बात गलत है या दूसरी वाली बात गलत है। नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमारी इस सिस्टम में, कुछ गड़बड़ है। हो ना हो, यहाँ पर इस कार्बन के पास चार हाफ फिल्ड जो है वो ऑर्बिटल होने चाहिए, इस तरह के, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब दूसरे हाइड्रोजन को देखें, क्या इसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है? बिल्कुल भाई, इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है? एक बना रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है।
वरना ये बना ही नहीं सकता। इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वरना ये भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इस हाइड्रोजन के पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वरना ये भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। और इसके पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वरना ये भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ये चारों हाइड्रोजन के एटम 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली कार्बन के पास भी 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। साइंटिस्ट इस चीज़ को देख रहे थे, उन्होंने बोला यार क्या मसला है। फिर ये आया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का उन्होंने बोला बाबा ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये आपको एक नई तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाता है, जिसके तहत कार्बन के पास जो है वो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है भाई, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। कैसे? कार्बन को ले लें, 6 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल बनाऊंगा। ठीक है, पहला वाला 1s, दूसरा पुरानी वाली ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये और ये, ऐसी बात है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो यार 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, एक और एक ये रहा। ये कौन सा हमारे पास 1s, ये कौन सा हमारे पास 2s, ये क्या है हमारे पास 2px 2py 2pz। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कहती है बाबा ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हकीकत में क्या होता है कि ये जो 2s है, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल के यहाँ आ जाता है। और इस अब जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये और अब नई सिचुएशन क्या होगी, ये देखिए ये अब ये क्या हो गया, ये तो 1s हो गया, ये क्या हो गया 2s हो गया, ये क्या हो गया 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया। तो अब हमें 1 2 3 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल गए। अब ये बात समझ में आ रही है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके फाइन सर, फिर हाइब्रिडाइजेशन कहाँ गई, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहाँ गया? हमने तो ऑर्बिटल्स की कोई मिक्सिंग देखी ही नहीं। ये तो आपने हाफ फील्ड वाली शर्त पूरी कर दी। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहाँ है, कहाँ मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल, ये तो बताइए। अभी बताते हैं। आगे ये बात की जाती है कि भाईजान ये जो सिंगल हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये अचीव होंगे कैसे? जी हाउ ये अचीव कैसे होंगे? इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये मिक्स होंगे। मिक्स, अब थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा कि मिक्स पता नहीं क्या होगा यार। आइसक्रीम्स खाते हैं आप, इग्लू भी है, पोल्का भी है। ठीक है, इग्लू भी एक आइसक्रीम पहले आती थी। वॉल्स को ले लेते हैं, चलें, आपको तो ये नाम हमारे ज़माने के हैं भाई, तो इसको ले लेते हैं। ये पोल्का और वॉल्स, ये आइसक्रीम है। पोल्का जो है वो ये कप हैं, ये आइसक्रीम के कप। वॉल्स के भी 3 आइसक्रीम के कप्स, ये क्या है आइसक्रीम कप्स। अब आप बोल रहे हैं यार ये आपका दोस्त जो है वो पोल्का आइसक्रीम खा रहा है और आप जो है वो वॉल्स आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है भाई, आपके पास 3 कप हैं आइसक्रीम के, उसके पास 1 कप है। आपका दोस्त बोल रहा है यार जिसके पास पोल्का आइसक्रीम है यार मुझे खिला दो आइसक्रीम थोड़ी सी वॉल्स वाली, मुझे तुम्हारी भी पसंद है। और जो आपके पास वॉल्स वाली आइसक्रीम है, आप अपने दोस्त को बोल रहे यार मुझे पोल्का जो है वो खिला दो, मुझे पोल्का भी पसंद है। तो इन्होंने बोला यार इस मसले का हल क्या किया जाए? इन्होंने बोला ऐसा करते हैं चारों को मिक्स कर लेते हैं, चारों को मिक्स कर लेते हैं। एक पोल्का और 3 वॉल्स, इनको हम क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं। इन्होंने चारों कप लिए और उनको मिक्स कर दिया।
मिक्स करने के बाद फिर उनसे क्या किया, मिक्स करने के बाद दोबारा 4 कप बनाए। ठीक है, अब देखें ये अब जो 4 कप बन रहे हैं, ये जो अब 4 कप बन रहे हैं, हर कप के अंदर पोल्का भी है, वॉल्स भी है। मिक्स हो गए ना भाई, पोल्का भी है और वॉल्स भी है। इस वाले कप के अंदर भी पोल्का है और वॉल्स है, इस वाले कप के अंदर भी पोल्का है और वॉल्स है, इस वाले कप के अंदर भी पोल्का है और वॉल्स है। अब जब ये 4 कप बन गए तो ये चारों के चारों कप किस वजह से बने, मिक्सिंग की वजह से। चारों आइसक्रीम्स जो हैं मिक्स कर ली गई, और जब ये मिक्स हो गई तो उसके बाद आपने 4 कप बना लिए। अब आपने अपने दोस्त को 1 कप दे दिया, बोला लो भाई खाओ, अब तुम पोल्का भी खाओगे और वॉल्स भी खाओगे, और मेरे पास जो 3 कप हैं उनमें भी हर एक कप के अंदर पोल्का भी मौजूद है और वॉल्स भी मौजूद है। ये जो आपने सिस्टम मिक्सिंग का किया है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो कप बने हैं अब 4, ये चारों कप क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कहलाएंगे। हाइब्रिड क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड। ये बात समझ में आ गई आप, ये चारों कप जो हैं क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कहलाएंगे। अब इस जगह पे चलते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इस मिसाल को भूलना नहीं है, नहीं तो आप गुम हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात सुना। इस मिसाल को भूलना नहीं है, इसी की मिसाल दूंगा आगे। अब जब मसले का हल यहाँ पर कार्बन के साथ ये आया कि भाई इसके 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी कार्बन इस काबिल है कि 4 जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का हल ये निकाला था, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ रख दिया था। अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, लेकिन मैंने बताया था कि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो ऐसे नहीं हुए, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ इसके अंदर भी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो 2s है और ये जो 2px है और ये जो 2py है और 2pz है, ये चारों के चारों इनको आपने क्या किया, एक बड़ा सा क्या लिया, ये क्या है, कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, चारों ऑर्बिटल उसमें डाले और उसके बाद क्या किया, मिक्स कर लिया। इन चारों ऑर्बिटल्स को एक कंटेनर में डाल के मिक्स कर लिया। मिसाल देके समझा रहा हूँ। मिक्स करने के बाद जैसे आइसक्रीम के साथ किया था आपने, पोल्का और आइसक्रीम, इसके साथ क्या किया था आपने, मिक्स करने के बाद आपने 4 नए ऑर्बिटल बनाए, 4 नए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाए आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग आपने क्या बनाए, 4 न्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्लियर। अब मुझे ये बात बताइए, 4 जो आपने न्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाए हैं, ये 4 जो न्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बने हैं, थोड़ा सा गौर करें तो इस यहाँ बना देता हूँ, ये 4 न्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये जो 4 न्यू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, अब मुझे बताइए इस पहले वाले में, जैसे वो पोल्का और वॉल्स वाली मैंने कहा था ना, मिसाल भूलिएगा नहीं, कितने कप बने थे, 4 कप बने थे। 4 कप बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, मिक्स करने के बाद। एक पोल्का था, एक पोल्का का कप था और 3 जो है वो वॉल्स के कप थे, याद, इनको मिक्स कर दिया था यहाँ पे, और 4 न्यू कप बनाए थे। हर कप के अंदर पोल्का भी था, वॉल्स भी था, पोल्का भी था, वॉल्स भी था, पोल्का भी था, वॉल्स भी था, पोल्का भी था, वॉल्स भी था। तो भाई यहाँ पर ये जो आपने इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इसको लेके जो आपने मिक्स किया है और उससे 4 जो है न्यू ऑर्बिटल बनाए हैं, तो इसका नाम क्या है, S, इसका नाम क्या है, P। अब इसके x, y, z को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इनको हम लेते हैं कलेक्टिवली, हम कहते हैं ये
3 p हैं, 3p और ये 1s, तो ये 3p हो गए और ये 1s हो गया। इनको आपने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। अब मैं इसके एक्स वाई जेड हटा रहा हूँ, इससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी अभी आप। तो ये 3p और एक s को आपने मिक्स कर दिया, उससे 4 न्यू ऑर्बिटल बना लिए। इसका मतलब ये जो है, ये वाला पहला ऑर्बिटल ये s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है। समझ आ गई बात? जैसे ये पोल्का वॉल्स, पोल्का वॉल्स, पोल्का वॉल्स, तो ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है, ये वाला ऑर्बिटल s भी है p भी है। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि ये एक जो है s और 3 जो है p की वजह से बने हैं, एक s और 3 p की वजह से बने, इसीलिए हर एक को हम क्या नाम देंगे, sp3, sp3 का नाम देंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये भी sp3 है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये भी sp3 है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये भी sp3 है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये भी sp3 है। समझ में आ गई बात आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो भी हमने मिलाया है सारा का सारा, मिक्स किया है, ये बुनियादी चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे आप परेशान है ना यार, केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों समझ में नहीं आ रहा? आपको ये बातें नहीं पता, आपने इनको अहमियत नहीं दी। भाई अहमियत देनी पड़ेगी, डॉक्टर ऐसी थोड़ी ना बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया हाइब्रिडाइजेशन? आगे चलें। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्योंकि 4 जो है वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, इसलिए हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और इन 4 ऑर्बिटल्स के अंदर एक s था और 3 p के थे, इसलिए हर एक ऑर्बिटल को हमने sp3 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 नाम दिया। इस तरह कितने हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल बन गए? हाउ मेनी हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स? 4 sp3 ऑर्बिटल्स। ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। अब ये जो है आगे बॉन्ड बनाएंगे, ये आगे बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने मसले की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन की तरफ। वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, क्योंकि अब वो इसी हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेंस में बात करेगा। अब यहाँ पर C2H6, ठीक है, इसको यूं बनाते हैं, ये जो कार्बन है इसने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि 2 इसके जो नेचुरल थे पहले वाले हमने देखा। ठीक है, पी में जो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे उससे तो बात बनेगी नहीं ना, तभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो इस वाले के पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी, इसके पास भी। लेकिन कितने, जरा ध्यान से सुनिए, कितने? आप बोलेंगे सर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, पहले हमने बनाए थे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 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 और sp3, ऐसी बात है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ज़रा और आगे चलते हैं। ये कार्बन अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये अपना एक s और 3 p वाले लेके 4 जो है वो
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ले, ये वाला कार्बन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कार्बन भी ऐसा ही करे। आपको एडवांस में बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो है, यहाँ तो इसने 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब 4 बना लिए तो इसने एक बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनाया, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये अपना एक sp3 आगे लेके आया ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ये भी जो है अपना एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आगे लेके आया, ठीक है। और जब ये इन्होंने बॉन्ड बनाया तो उसके नतीजे में जो एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन ने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, ये बात याद रखिएगा। तो एक हो गया इस्तेमाल, ठीक है। अब इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये वाला, इसके इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया और ये कार्बन का sp3 दूसरा वाला ऑर्बिटल हो गया। ये मिलेंगे और फुल फिल्ड ऑर्बिटल एक बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ भी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही सिचुएशन होगी और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी ऐसा ही होगा। ये भी अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आगे लेके आएगा, ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो कार्बन अपना ऑर्बिटल आगे लेके आ रहा है ना, वो भी sp3 ला रहा है, और ये जो लेके आ रहा है वो भी अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल sp3, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, क्योंकि ये भी कार्बन है ना, इसने भी हाइब्रिडाइजेशन की है, इसने भी 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं, sp3 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 sp3, तो ये भी sp3 आगे लेके आएगा, ये भी sp3 आगे लेके आएगा, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन ने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, ये जो अपना ऑर्बिटल लेके आएगा वो ऐसा लेके आएगा, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल, जबकि कार्बन जो लेके आएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपसे कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के हवाले से बात करूं कि भाई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो, ये इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया वो कौन सा बनाया, आप बोलेंगे सर सिंगल बनाया है। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया कौन सा बनाया है, सिंगल बनाया है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है सिंगल बनाया है। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है सिंगल बनाया है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने हैं चारों के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ। एग्जैक्टली इस कार्बन ने भी यही किया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, सिंगल इसके साथ, सिंगल इसके साथ, सिंगल इस कार्बन के साथ, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आप ईथीन को देखें ना, ईथीन को इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक एटम दूसरे एटम के साथ जो पहला बॉन्ड बनाता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जो पहला बॉन्ड बनाता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। सिग्मा, इसको जहन नशीन कर लें, इसका सिंबल है ये। एक नए एटम के साथ, तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया। कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड बनाया। कार्बन ने पहला बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बनाया वो सिग्मा बनाया, लेकिन कार्बन ने जो ये दूसरा वाला बॉन्ड बनाया है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ये कौन सा है? क्या ये सिग्मा है? नहीं, सिग्मा पहला होता है बस। तो पहला तो ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना चुका सिग्मा। अब इसी कार्बन के साथ ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा, वो पाई बॉन्ड होगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन जब इस हाइड्रोजन के साथ पहला बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा पहला बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
समझ में आ गई बात यहाँ पर। इसी तरह ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, भाई ये भी तो बना रहा है ना, तो ये थोड़ी सिर्फ ये इसके साथ बना रहा है, ये भी तो इसके साथ बना रहा है। तो ये जो इसके साथ पहला बॉन्ड बनाएगा वो भी सिग्मा बनाएगा, और ये जब इसके साथ दूसरा बॉन्ड बनाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में बात हो गई। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को भी क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इस काबिल हो गए स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन के अंदर। अब ज़रा ईथेन को देख लेते हैं। ईथेन C2H6। अब हमें इसकी बात आसानी से समझ में आएगी, ये हमसे बोल क्या रहा है। पहली बात इसकी देख लेते हैं, क्या बात कर रहा है भाई कि ईथेन जो है ईच कार्बन, पहले तो ये बता रहा है ईच कार्बन, इसके अंदर जो एक कार्बन है उसके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात ध्यान नशीन रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ईच कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद फिर आगे ये वही तफसील बता रहा है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप पढ़ लें, तफसील सारी वही लिखी हुई है। वो यही बता रहा है कि भाई ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये किस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या बताऊँ आपको, यही तफसील लिखी हुई है। और एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कार्बन इसके साथ बनाएगा और ये कार्बन इसके साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो की हुई है। ठीक है भाई। बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर अभी बता चुका हूँ। बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, इस सिंबल को पहचाने, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम, ए मतलब एंगस्ट्रॉम, इसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल के लेवल पे लंबाई या डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करना हो तो इस एंगस्ट्रॉम यूनिट को हम यूज़ करते हैं। जैसे आम जिंदगी में हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के लेवल पे जब हम बात करते हैं वहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है तो एक अलग यूनिट है जिसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन अच्छा, जो एंगल बन रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, पूरे के पूरे इसकी बात करें, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 109.5 डिग्री, 109.5 जो है वो एंगल बन रहा है। एक और ख़ास बात, इसकी ज्योमेट्री अगर पूछी जाए, ज्योमेट्री ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल, इसकी ज्योमेट्री का एक ख़ास नाम है, इसके मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री है, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है। टेट्रा का मतलब
4, हाइड्रल का मतलब होता है फेसिस, 4 फेसिस जो हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। ठीक है, बीच में कार्बन होता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स की तरफ। इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन। अब साइक्लो अल्केन की बात करते हैं ना, तो साइक्लो अल्केन में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइक्लो प्रोपेन की। साइक्लो प्रोपेन, प्रोप बोलें तो 3 कार्बन इस तरह से, ये 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास साइक्लो प्रोपेन। इसके हवाले से इसने क्या क्या बात की है। पहली बात उसने साइक्लोप्रोपेन के बारे में, साइक्लोप्रोपेन जो है वो साइक्लो अल्केन और भी हैं, साइक्लोब्यूटेन भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा जो है वो यही है। ठीक है भाई, और इसके हवाले से क्या बात कर रहा है यहाँ पर, 3 कार्बन एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और 6 हाइड्रोजन। ज्योमेट्री ज़रा इसके मॉलिक्यूल की देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ठीक है भाई, ये ज़मीन है, ये स्टिक जो है ऐसे खड़ी हुई है, या आप ही क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर जो है बैटिंग कर रहे हैं और बैट ऐसे लेके खड़े हैं। ठीक है, तो आपका बैट जो है वो एंगल बना रहा है ज़मीन के साथ, तो एक एंगल नहीं बना रहा, आप तो सिर्फ इसी को देख रहे हैं, ये वाला। भाई सिर्फ यही नहीं है, ये इंटरनल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनल एंगल। ये 60 डिग्री है और एक एंगल ये भी है। ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास, 120 डिग्री का। टोटल जो है वो 180 डिग्री एंगल बनता है इस तरह से, ये यूँ, जैसे डी होता है ना 180 डिग्री। तो ये आपका बैट है और ये 60 डिग्री का एंगल जो है बना रहा है और 120 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। ये इंटरनल एंगल है आपके बैट का और ये 120 वाला एक्सटर्नल एंगल है। बात समझ आ रही है आपको। तो 2 एंगल होते हैं, यहाँ पर हम इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं। इंटरनल एंगल जो है वो है 60 डिग्री, इसका इंटरनल एंगल। ठीक है, अच्छा ये भी बात हो गई साइक्लोप्रोपेन के हवाले से। और आगे चलते हैं, और तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर जो नोट करने वाली हो। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा हम रिएक्टिविटी की तरफ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, इसके हवाले से मालूमात ले लीजिए भाई, क्या क्या बातें हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन नोट्स में डाल लें। लेस रिएक्टिव, ये बहुत हल्के जो है वो रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव और फास्ट रिएक्टिव को अगर समझना है तो आसान सी बात है, आप लकड़ी जो है वो जलाना चाह रहे हैं, लकड़ी का इतना बड़ा पीस है, माचिस से जलाना चाह रहे हैं, माचिस की तीली जलाई, लकड़ी को आग ही नहीं लग रही। अब इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है भाई, सर्दी चल रही है, ये आसानी से समझ में आएगा। इतना मोटा लकड़ी का पीस है, उसको आप माचिस की तीली से आग जला रहे हैं तो वो कहाँ जलेगा, वो बुझ जाएगा। अब आपने क्यों, आप बोलेंगे यार ये लेस रिएक्टिव है लकड़ी का टुकड़ा। अब आपने क्या किया, आपने बोला इसको मोर रिएक्टिव बनाना चाहिए इस लकड़ी के पीस को। आपने मिट्टी का तेल लिया, वो उसके ऊपर डाल दिया। अब जब आपने माचिस की तीली जलाई, टिडिंग, सेकंड के अंदर आग लग गई और वो अब क्या हो गया, वो मोर रिएक्टिव हो गया। बात समझ आ रही है, ये मिसाल देके समझाया मैंने। तो ये अल्केन्स जो हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इतनी जल्दी ये किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं। ठीक है, दूसरी ये नॉन पोलर होते हैं,
नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का प्रॉब्लम ये है कि नॉन पोलर चीज़ों में ही मिक्स हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर को अगर पोलर में आप रिएक्ट करवाना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हो तो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है भाई। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो, बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत हाई है इसकी। ये सारी चीज़ें नोट्स में डाल लें, ये आगे काम आएंगी। ठीक है, बहुत हाई है। जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, तो हम इसको क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड सो हाई, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या क्या बात है, अब इसके नाम की तरफ चलते हैं। नेम जो है इसका, नेम हमारे पास आल्सो कॉल्ड पैराफीन, अल्केन्स को जो है वो पैराफीन्स भी कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है, पैराफिन्स, पैराफीन। ये कौन सा वर्ड है, ये यूनानी ज़बान का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, सॉरी यूनानी नहीं बल्कि ये लैटिन है, लातीनी ज़बान का वर्ड, लैटिन। तो देखें, चीज़ों को जो है वो नाम दिए जाते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक होती है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको जो है अल्केन्स को पहले पैराफीन्स कहा जाता था, और मतलब लातीनी ज़बान में इनको पैराफीन्स कहा जाता था अल्केन्स को, तो इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी ना। तो इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ये जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, पैरम, पैरम, और दूसरा हमारे पास जो वर्ड है एफिन है, एफिन, एफिन। पैरम का मतलब है रिएक्टिव, रिएक्ट करना। एफिन का मतलब होता है उसकी मोहब्बत या रुझान या किसी चीज़ की तरफ। तो पैरम का मतलब है लिटिल, पैरम का मतलब है लिटिल। एफिनिटी का मतलब होता है रुझान। मैं इसके वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग ही यहाँ पे देख रहा हूँ। इसको एफिनिटी वर्ड निकला है एफिनिटी की तरफ से, एफिनिटी, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है रुझान, इंटरेस्ट। एफिनिटी मतलब इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पैरम, एफिन या पैराफिन अल्केन्स को कहा जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा जो है, थोड़ी जो है इनको दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होती है किसी दूसरे के साथ ये केमिकली रिएक्ट हो, वरना ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है भाई। लेकिन फिर भी जो है कुछ जगहों पे इनमें हमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो नज़र आते हैं, सर्टेन कंडीशंस में, ये ख़ास हालात में, सर्टेन कंडीशंस में कुछ ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन है, कंबस्शन है, क्रैकिंग है। ये ओवरऑल अल्केन्स की बात हो गई। ठीक है भाई। अल्केन्स ओवरऑल लेस रिएक्टिव होते हैं, इतनी आसानी से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन नहीं शुरू करते, नॉन पोलर होते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान बहुत हाई होती है, और इनको जो है वो पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन लातीनी ज़बान का वर्ड है, और ये दो वर्ड से मिलके बना है, पैरम और एफिन। पैरम का मतलब लिटिल, एफिन का मतलब एफिनिटी या इंटरेस्ट। तो इनको बहुत थोड़ा इंटरेस्ट होता है केमिकल रिएक्शन करने में। अब रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स को देख लें।
साइक्लो अल्केन्स, इनकी रिएक्टिविटी अब ये बात नहीं भूलिएगा आपके साइक्लो अल्केन्स भी जो है वो अल्केन ही हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो है पहली बात तो ये कि इसकी रिएक्टिविटी भी सेम है, सेम एज अल्केन्स एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन जो है वो ये थोड़ा रिएक्टिव है, और इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है एंगल का। साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो एंगल है, जैसे कि अभी भी हमने साइक्लोप्रोपेन को डिस्कस किया, वो थोड़ा एंगल है, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा रिएक्टिव है साइक्लोप्रोपेन एज कंपेयर टू अदर अल्केन्स, उसकी वजह इसका एंगल है और इसका स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, रिंग या साइक्लिक इसका स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। क्या नाम है इसका, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप अगर इसके नाम पे गौर कर लेना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। वन बाय वन समझा देता हूँ। रेडिकल कहते किसको, एटम को कहते हैं। किसको कहते हैं, एटम को। तो क्या सारे एटम्स को रेडिकल कहेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक ख़ास हालात है। आप ज़रा इस पे गौर करें, HCl पे, ये आपको सब समझाएगा। ये मिले कैसे हैं, हाइड्रोजन भी मिला है और क्लोरीन भी मिला है, ये मिले कैसे हैं, इसके मिलने पे थोड़ा गौर करें और फिर इनके अलग होने पे गौर करें, ठीक है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिला तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब मैं थोड़ा ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, उसमें थोड़ी सहूलत हो जाती है। इसके पास फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से या तो लेगा या शेयर करेगा। क्लोरीन जो है इसके पास हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 17 पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा हूँ अभी। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 और 7 ही। क्लोरीन की प्रॉब्लम यह है कि इसको नीड 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी नीड 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन देंगे नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ये हाइड्रोजन इसके पास आके इस तरह से मिल जाएगा, और ये जो बना है ये कौन सा है, इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या बना, ये HCl बना। अब HCl की मौजूदा हालत आप समझ जाइएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन किस तरह से आपस में मिले हुए हैं। कमर मेरी थोड़ी जो है वो अकड़ गई है, उम्र भी वैसी नहीं रही ना, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ, चलें, कमर में थोड़ा दर्द हो जाता है। बहरहाल, तो यहाँ पर बात कर रहे थे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी बनने की पोजीशन को देखें, अब इसके बिगड़ने की पोजीशन को देखें। आप इस HCl को पानी में डाल देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको तोड़ देंगे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको तोड़ देंगे इस बीकर के अंदर, और इनकी मौजूदा पोजीशन ये हो जाएगी हाइड्रोजन और क्लोराइड। ये जो है और ये जो है मिलने से पहले, क्या इनमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मिलने से पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन एक था, न्यूट्रॉन कोई था ही नहीं।
मिलने से पहले क्लोरीन से, और मिलने के बाद क्लोरीन से, और फिर क्लोरीन से अलग होने के बाद ये अलग हो गया क्लोरीन से दोबारा। अब इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, एक ही था, चला गया। प्रोटॉन एक ही है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई? ये क्लोरीन ने ले लिया। ये +1 है जो एक प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है, -1 है जो एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिले थे ना, ये HCl बनाया था। अब जब ये अलग हुए हैं तो क्लोरीन क्योंकि बड़ा एटम है, ज़्यादा पावरफुल है, तो क्लोरीन ने बोला बाबा अलग तो हो रहे हो हाइड्रोजन साहब, आप हो जाएं, लेकिन मैं आपका इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो इस क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। समझ आ गई बात? इसलिए हाइड्रोजन बेचारा अब ये H+ या H+1 बन गया। और मौजूदा पोजीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई नहीं है, प्रोटॉन इसके पास एक है, न्यूट्रॉन इसके पास तो था ही नहीं पहले। इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है? इसके लिए समझने के लिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये पहले क्या था, ये पहले क्या था, सॉरी इस जगह मिलने से पहले। मिलने से पहले इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 थे, प्रोटॉन भी 17 थे। न्यूट्रॉन हमारा टारगेट नहीं है, न्यूट्रॉन को छोड़ दें। 17 और जब ये क्लोरीन इसके HCl के साथ मिल गया, और यही HCl जब पानी में गया और ये क्लोरीन जब हटा, अलग हुआ इस हाइड्रोजन से, तो इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब इसकी मौजूदा पोजीशन ये है, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17। फर्क आ गया? मैंने क्या कहा है? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल क्या है? एक एटम है, ज़रा इसको समझें, इसी में सारा मामला छुपा हुआ है। अब एक और केस मैं आपको बताता हूँ, क्लोरीन का, Cl2। Cl2 का मतलब क्लोरीन और क्लोरीन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक, अब जब ये इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है आपस में, तो ये जो क्लोरीन, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन। दोबारा मुझे पिक्चर ड्राइंग से बच जाऊंगा, ज़रा इसको देखें, यहीं पे बता देता हूँ। ये वाला, ये रहा क्लोरीन, ये वाला मिलने से पहले, और इस वाले क्लोरीन की भी ऐसी हालत होगी मिलने से पहले। और जब ये दोनों मिले हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लिया। ये देखें, ये क्या बन गया? Cl2, ये Cl, ये Cl। अब जब ये अलग होंगे तो यहाँ पर अलग होंगे तो इनकी पोजीशन पता है कैसी होगी? ये होगी Cl + Cl। अब आप कंपेयर करें, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला था, और मिलने के बाद जब हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हुए थे तो क्या हुआ था? क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया था, हाइड्रोजन बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन खो गया था। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन जब मिले इस तरह से आपस में, और मिलने के बाद जब ये अलग हुए, तो अलग होने पे इनके ऐसा नहीं हुआ कि एक क्लोरीन ने जो है दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रख लिया हो। ठीक है, इसको हम एक डॉट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मिलने से पहले इस क्लोरीन के एटम की जो हालत थी कि 17 इलेक्ट्रॉन थे, मिलने के बाद भी 17 इलेक्ट्रॉन ही हैं, पुरानी पोजीशन पे चले गए। ना तो कोई लॉस हुआ, ना तो कोई गेन हुआ, कुछ भी नहीं। इस पोजीशन में तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया, इस पोजीशन में क्लोरीन का गेन हो गया इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो अलग हुए हैं, ये एटम क्या कहलाएंगे पता है आपको? जो इस तरह से अलग हुए हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और अलग भी हो गए। इस तरह से जो सेपरेशन होती है, उसके नतीजे में जो आपके पास एटम आते हैं या ग्रुप ऑफ एटम आते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल तो आपको समझ में आ गया कि रेडिकल एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो अलग होने के बाद भी उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का।
ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ये पोजीशन उसकी आ गई न्यूट्रल, पुरानी वाली। ऐसी पोजीशन नहीं आई, तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। अब ये सिर्फ एक ही नहीं होगा, मैंने कहा सिर्फ एटम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि ये मिथाइल है मिसाल के तौर पर CH3, ये भी ऐसा हो सकता है CH3, ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुतबादिल, सब्स्टिट्यूट। आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं भाई, ठीक है, आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, बॉस को बोलते हैं बॉस मुझे छुट्टी पे जाना है, बॉस बोलता है ठीक है भाई, आपका कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप छुट्टी पे जाएंगे तो भाई आपकी जगह पे काम कौन करेगा, जो आपकी जगह ले थोड़े दिन के लिए, ताकि आपका काम निपटा जा सके। आप बोलेंगे सर ये अकबर है, ये मेरा सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, और ये मेरी जगह कुछ दिन मामलात देख लेगा। पिक्चर क्लियर हो रही है। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ऐसा रेडिकल किसी की जगह ले रहा है जाके। किसकी जगह ले रहा है, कौन है इसके लिए, मैं बता देता हूँ। इसके लिए CH4 है, CH4 है, ठीक। इस CH4 को ये शक्ल दी जाएगी, इस CH4 से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और ये जो रेडिकल है ये आके इसके साथ मिल जाएगा। ये जो रेडिकल है इससे जो एक हाइड्रोजन अलग हुआ है उसके साथ आके मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कैसे मिला है, रेडिकल मिला है आके, ठीक है, रेडिकल मिला है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये इसके साथ मिला है, और ये कहाँ से आया CH3, ये मीथेन से आया CH4, ठीक है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात करें। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेडिकल का क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब मैं 4 इक्वेशंस आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका नाम है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए हमें रेडिकल्स को सबसे पहले नज़र में रखना है कि उसमें रेडिकल्स कौन कौन से होंगे। ये मैं आपके सामने आपकी बुक से निकाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, रिएक्शन मैकेनिज़्म, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, ये सब आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लें उसकी। आप कोर पे ज़रा अटैक करें इसकी। CH4 प्लस Cl2, इससे जो है वो क्या बना, इससे जो है वो मिथाइल क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पर ये बता रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन प्लस Cl2, फिर यहाँ पर तीसरा बता रहा है CH3 Cl2, ठीक है, प्लस Cl2, फिर ये बता रहा है CH और Cl3 प्लस Cl2, और ये आगे, और इनको आगे मैं पूरा करके बता देता हूँ। ये बन गया CH2 Cl2 प्लस HCl, और उसके बाद CHCl3 HCl, और उसके बाद जो है वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। ये 4 केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने रख दी। अब इसमें हो क्या रहा है ज़रा आप इसको तसल्ली से देख लें। इन चारों केमिकल रिएक्शंस में आप एक बात करेंगे, सर ये जो साइड है बनने वाली है, ये जो साइड है बनाने वाली है। मीथेन जो है और क्लोरीन गैस जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में इनके नाम भी मैं लिख देता हूँ ताकि सहूलत हो जाए। ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल
क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो है मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड। ठीक है, ये है क्लोरोफॉर्म, तीसरा वाला क्लोरोफॉर्म, तीसरा वाला। और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है भाई, CCl4। तो इनके नाम भी रख दिए। HCl का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल यहाँ से बनेंगे सबसे पहले। ठीक है, रेडिकल Cl2 से बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, ये जो आपकी सनलाइट है ना, ठीक है, पहले ये जहन में रखना है आपने कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो है वो क्लोरीन गैस भी है और जो है यहीं पर मीथेन गैस भी है। ठीक है, और ये बंद है, ये अपने तस्वुर में रखना है। ये सूरज है और सूरज से सनलाइट जो है इसके ऊपर पड़ रही है। सनलाइट जो है असल में 9 लाइट्स का मजमुआ है। आपने 7 सुनी ना, 7 नहीं 9 लाइट्स का बेसिकली मजमुआ है। 7 जो है उनको हम विबग्योर्स कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, यही है ना विबग्योर। और 2 लाइट्स उसके साथ और होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं। एक होती है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट और दूसरी होती है इंफ्रा रेड। तो ये सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है सनलाइट की, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और उसके बाद इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगी। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है रेडिकल क्या है, ये रेडिकल क्लोरीन जो है वो बन गया। इसी कंटेनर के अंदर हमारे पास मीथेन गैस भी है, CH4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है इसके पास आएगा इस तरह से। क्लोरीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल एटम है, तो ये यहाँ पर आएगा और इसके साथ इसको हाइड्रोजन को बोलेगा भाई आप साइड में हो जाओ। ये बेचारा साइड में हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसकी जगह पर क्या ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा। और इसके नतीजे में क्या बनेगा, CH3। इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, अब ये जहन में रखना है आपने कि क्या मिल गया और क्या बच गया। तो एक सिर्फ क्लोरीन जो है वो आगे आया है, अभी एक क्लोरीन बचा हुआ है। ये क्या करेगा, यहां से ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए ये भी रेडिकल है। जी बिल्कुल, ये भी रेडिकल है। यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो भी हमारे पास इसी चीज़ की है। अच्छा, और ये भी रेडिकल है। ये दोनों जब मिलेंगे तो उसके नतीजे में यहाँ पता है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस कंटेनर के अंदर अब जो मौजूदा पोजीशन ये है कि मिथाइल क्लोराइड भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। याद रहे कि एक ही सिर्फ क्लोरीन का जो है वो एटम नहीं है, एक ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं है, और भी क्लोरीन के जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूल मौजूद हैं और मीथेन के भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो यहाँ तक आपने देखा ये CH4 + Cl2 ये जब मिले हैं तो मिथाइल क्लोराइड जो है कैसे बना है, मैंने आपको बता दिया, अल्ट्रा वायलेट लाइट ने ये काम किया है। ठीक है, और उसके बाद मीथेन में से ये क्लोरीन आके लग गया, मिथाइल क्लोराइड जो है वो बन गया। अभी मामला ख़त्म नहीं होगा, अभी मामला अभी और चलेगा। ठीक है, एक दूसरा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये भी कुछ करेगा मज़ीद। ठीक है, ये भी कुछ करेगा, ये इसके साथ भी जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट रिएक्ट करेगी, ये भी जो है वो रेडिकल बनेगा। ये इसके पास आएगा और इसके अंदर ये जो एक हाइड्रोजन है इसको निकाल देगा, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और 2 क्लोरीन आ जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोई शक्ल नज़र आ रही है आपको, मिथाइल डाइक्लोराइड।
मिथाइल डाइक्लोराइड बन जाएगा, ये बन गया। तो इसका केमिकल रिएक्शन ये रहा इस तरह से। ये देखिए, ये बता रहा है क्लोरीन और मिथाइल क्लोराइड जो आपस में मिल रहे हैं, तो क्लोरीन ऐसे नहीं मिल रहा, बल्कि क्लोरीन क्या हो रहा है, यही पोजीशन क्लोरीन की बन रही है। क्लोरीन पहले रेडिकल बना रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट ही ये काम कर रही है। ठीक है, अब क्या मामला ख़त्म हो गया? नहीं, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक और क्लोरीन का जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा और दो रेडिकल और मिलेंगे। अब ये तो बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दूसरा क्लोरीन का रेडिकल जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा था। तो इस स्टेप पे भी ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनाएगा। ठीक है, इस क्लोरीन से जो एक क्लोरीन तो इधर आ गया इसके पास, ठीक है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन कहाँ गया है, इस दूसरे क्लोरीन के पास, और इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो भी यही काम करेगा कि वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट से अलग होगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बोलेगा बाबा जगह छोड़ दो। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ से वो किसके पास जाएगा, वो इस वाले क्लोरीन के पास जाएगा और ये बन जाएगा HCl। और ये जो है ये क्लोरीन यहाँ पर इसकी जगह लेके इसको क्या बना देगा, CHCl3। ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये देखें, ये रहा क्लोरोफॉर्म। इसको मैंने यहाँ इस तरह लिखा है CH3Cl2 + Cl2, ये क्लोरोफॉर्म बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, एक और जो है वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल वो भी क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट होगा और इस तरह से ये क्लोरीन का रेडिकल जो है इसके पास आएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके पास, क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये इसके साथ मिलेगा तो उसके नतीजे में बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नंबर 4 पे। अब केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है सारा मामला? 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे और एक मीथेन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। वही मीथेन का मॉलिक्यूल बेचारा बार बार अपना हाइड्रोजन लॉस करता रहेगा। पहली पोजीशन पे इसके साथ ये बन जाएगा, ये दूसरी पोजीशन पे ये बनेगा, ये तीसरी पोजीशन पे बनेगा ये, और चौथी पोजीशन पे बनेगा ये। इनके नाम मैं बता चुका हूँ आपको। पहली पोजीशन पे मिथाइल क्लोराइड, दूसरी पोजीशन पे जो है वो मिथाइल डाइक्लोराइड, तीसरी पोजीशन पे जो है वो क्लोरोफॉर्म बनेगा और चौथी पोजीशन पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और हर स्टेप के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये सब के सब रेडिकल्स हैं जो कि सब्सटीट्यूट हो रहे हैं। रेडिकल, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल की जगह ले रहा है, दूसरा रेडिकल पहले रेडिकल की जगह ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू में जो बातें लिखी हुई है ना, ये इनको भी ज़रा देख लेते हैं। अब वो तो बहुत ही आसान हो गई, ये तो मुश्किल मरहला जो है वो आपने तय कर लिया। यहाँ पर बोल रहा है कि क्लेवेज जो है, ये क्लेवेज क्या होता है? क्लेवेज का मतलब होता है ब्रेक, मतलब हिट करना या तोड़ना या ब्रेक करना। ठीक है, तो ये Cl2 जो है ये भी तो ब्रेक होगा ना, और HCl जो है ये भी ब्रेक होगा। लेकिन इसको हमने देखा अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी में, तो यहाँ जो क्लेवेज लगा, यहाँ जो ब्रेक डाउन हुआ वो फ्री रेडिकल्स की सूरत में हुआ। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पानी में जब डाला था तो इसके नतीजे में हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं आए बल्कि आयंस आए, ये भी आयन, ये भी आयन। ठीक है, तो क्लेवेज तो है, ये भी क्लेवेज है, ये भी टूटा है, ये भी ब्रेक हुआ है, ये भी क्लेवेज है, ये भी टूटा है, ये भी ब्रेक हुआ है। लेकिन ये जो है वो क्या कहलाएगा? होमोलाइटिक। इसी होमोलाइटिक, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, फिजन का मतलब भी ब्रेक होता है।
फिजन का मतलब भी ब्रेक होता है। होमोलाइटिक ब्रेक, होमोलाइटिक फिजन कहाँ पर? इसके अंदर, जब आपको रेडिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? हीटरोलाइटिक फिजन, हीटरोलाइटिक फिजन, जिसके नतीजे में आपको आयंस मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने आपको जो है वो फिजन की बता दिया। क्लेवेज का मैंने आपको बता दिया कि दो तरह का क्लेवेज होता है, होमोलाइटिक और हीटरोलाइटिक, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अब ये चीज़ें तो बड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी, मुश्किल चीज़ तो आपने कर ली। अच्छा, अब जो हम जो है ये इसके स्टेप्स पे गौर कर लेते हैं। स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप जो है वो चेन इनिशिएशन है, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। चेन रिएक्शन ही है ना भाई, आपने गौर नहीं किया? वो चेन रिएक्शन है। वो जो एक मीथेन का मॉलिक्यूल है बेचारा, उसका एक हाइड्रोजन जा रहा है, फिर दूसरा हाइड्रोजन जा रहा है, तीसरा हाइड्रोजन जा रहा है, चौथा हाइड्रोजन जा रहा है, चारों हाइड्रोजन मीथेन से जा रहे हैं। ये क्या है? ये चेन रिएक्शन है। और इस तरह बार बार क्लोरीन के रेडिकल आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और तो ये चेन इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट होना। तो पहला स्टेप है इस चेन रिएक्शन की शुरुआत, चेन रिएक्शन की इनिशिएशन, इसको कहा जाता है चेन इनिशिएशन। ये किससे हो रही है? याद करें, जब क्लोरीन जो है उससे अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो रिएक्ट कर रही है, उसके नतीजे में फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। फ्री रेडिकल कौन से थे? Cl, ये ऊपर डॉट बना दिए, ठीक है। फ्री रेडिकल आपको मिल रहे हैं। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो कौन सा है? दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। अब चेन जो है प्रोपेगेट हो रही है। प्रोपेगेट का मतलब फैलाव, चेन फैल रही है, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है? चेन प्रोपेगेट कर रही है, फैल रही है। और इसके अंदर क्या हो रहा था? यही क्लोरीन जो है वो किसके पास जा रहा था? मीथेन के पास। और मिथाइल क्लोराइड उसको बना के फिर क्या बन रहा था? सॉरी, मिथाइल उसको बना के, यही क्लोरीन जाके मिथाइल उसको बना रहा है, और मिथाइल बना के क्या कर रहा है? खुद जो है क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है और बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। और दूसरी साइड पे क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ये आगे सिस्टम चलता रहता है। फिर दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, उससे क्लोरीन का रेडिकल आगे आता है, इसको यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाता है। ये सारी तफसील जो भी मैंने बताई है पीछे, चारों स्टेप जो बताए हैं, ये क्या है? ये चेन प्रोपेगेशन है। अब चेन रिएक्शन स्टार्ट भी हो गया, चेन रिएक्शन का प्रोपेगेशन भी हो गई। अब इसका एंड भी तो होगा। तो इसका तीसरा स्टेप जो है यहाँ मैं बना देता हूँ। तीसरा स्टेप जो है ये है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ही ये होता है कि जिसमें चेन रिएक्शन अपने अख्तिताम को पहुँच गया। और कब पहुँचा है वो? जब ये बन गया CCl4, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो गए हैं। इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, 12th केमिस्ट्री की, 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और पिछली पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।